चलिए देखिए आंसर आया इसका। कह रहा है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी है ना। डिनोट उसको कैसे किया है, एफ से किया है। ऑफ अ पाइप डिपेंड्स अपॉन क्या, लेंथ पे डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ एयर पे डिपेंड करता है, एंड किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे। आपको बताना है कि इन लोगों के बीच में रिलेशन कैसा होगा। तो हम लोग मान के चलते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो समथिंग के इंटू, बोलो बाबू, लेंथ का पावर क्या, ए, डेंसिटी का पावर बी, याद है ना। डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, और प्रेशर का पावर क्या बताइए, सी। मान लीजिए ऐसे कहीं डिपेंड करता होगा। बस हमारा मेन मकसद है ए, बी और सी की वैल्यू का निकाल लेना, और ये वैल्यू हम निकालेंगे डायमेंशनल एनालिसिस करके। अगर ये इनके इक्वल है तो कंफर्म है कि इसका डायमेंशन वही होना चाहिए जो इन लोगों का डायमेंशन होना चाहिए। अरे बोलिए ना। चलिए ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, एक्चुअली फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपन क्या, टाइम पीरियड होता है। ये फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं भी पता है तो आगे इसको पढ़ना ही है, वो पता चल ही जाएगा आपको, ठीक है। तो 1 अपन टाइम पीरियड। के लिए क्या करें, के तो हमने एक नॉर्मल कांस्टेंट लिया है, और इसका डायमेंशन एम में भी 0, एल में भी 0 और टी में भी 0 का मतलब कितना आएगा, 1। और ये तो अब हमको पता चल चुका है कि ऐसी चीज हम मिलेंगी तो इनको इग्नोर करना है, छोड़िए हटाइए इसको। हाँ, ये एक लेंथ है, तो लेंथ को एल से डिनोट करिए, और पावर कितना है, ए है, तो यहीं पे लिख दीजिए। ये डेंसिटी है। डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो बाबू एक मिनट इधर देखो और बताओ, मास पर यूनिट वॉल्यूम में मास के लिए एम और वॉल्यूम के लिए क्या, मैंने डायरेक्ट लिखा है, तुमको ये समझ में आया। डेंसिटी का मतलब ही होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ऊपर मैंने मास का डायमेंशनल फॉर्मूला, अब मास तो फंडामेंटल क्वांटिटी है तो उसका सिंबल ही लिखोगे, और नीचे मैंने वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला एल क्यूब लिख दिया है। लेकिन इसका पावर कितना रखना है, बी रखना है। समझ में आ रहा है आपको। चलिए ठीक है, ये है प्रेशर। प्रेशर का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ऊपर में मैं फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mlt-2 लिखता हूँ, और नीचे में एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला L² लिखता हूँ, और मैं करने जा रहा हूँ इसका पावर कितना, सी। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। इसे t को ऊपर लेके जाओगे तो इट विल बिकम t टू दी पावर क्या, -1। चलिए अच्छा, पहले काम करिए ना, नीचे से लोगों को ऊपर तो लेके जाया जाए। तो ये L का पावर A होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ बताओ तो बच्चों, M का पावर कितना होगा, B होगा, और ये L क्यूब ऊपर जाएगा तो L टू दी पावर -3। लेकिन ये B अंदर आके इसको बना देगा L टू दी पावर -3B। इसमें दिक्कत नहीं ना है, वेरी गुड। ये देखिएगा, ये M का पावर कितना, C। अच्छा, एक L से एक L तो कटेगा, ये L जब ऊपर जाएगा तो L टू दी पावर -1, लेकिन ये C इसको बना देगा माइनस, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, और T का पावर -2C हो जाएगा, सही है, -2C हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम लोग सारा M, सारा L और सारा T एक जगह इकट्ठा करें तो बताइए M कहाँ कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, तो M का पावर हो जाएगा B + C, है ना। बेस अगर सेम रहे तो पावर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। L ढूंढिए तो कहाँ कहाँ है, तो L का पावर यहाँ A है, यहाँ -3B है, और यहाँ -C है। तो A -3B और -C ऐसा हो जाएगा, बोलिए। चलिए ठीक है, वेरी गुड। अब हम T ढूंढेंगे ना, तो बच्चों T कितना है, T तो हमको लग रहा है बस यही है, हाँ, तो -2C। अब हम कंपेयर करें अगर, तो अच्छा इसको अगर ठीक से लिखा जाए तो हम कैसे लिखेंगे, इसको अगर ठीक से लिखे तो M0, L0 और T का पावर कितना, -, हम ऐसा ना लिखेंगे। तो आप बताइए, यहाँ M का पावर 0 है और यहाँ M का पावर B + C है। इसका मतलब B + C किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, और -2C किसके बराबर होगा, -1। अच्छा स्मार्टली बताइए, सबसे पहले हम किसको इक्वेट कराएं। हमको तो लग रहा है सबसे पहले इसको इक्वेट कराना चाहिए, क्योंकि C अकेला हमको डायरेक्ट C का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं सबसे पहले इक्वेट कराता हूँ -2C को किससे, -1 से। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एंड C विल बी हाँ इक्वल टू 1/2। चलिए ठीक है, अब हम चाहें तो बाकी सब लोगों को भी इक्वेट करा सकते हैं। बताइए B + C किसके बराबर होगा, तो B + C बराबर होगा 0 के, जिसमें C जो है वो 1/2 है,
तो b प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू हो गया -1/2। ये समझ में आया? अच्छा, आप लोगों का भी इतना ही आया था क्या? इतना आ गया था? बहुत कमाल के लोग हैं आप लोग। तो इसका मतलब है कि इस बार के टेस्ट में जो संडे को होने वाला है उसमें तो आप लोग एकदम धमाल मचा देंगे, है कि नहीं? हैं? कितने लोग वादा कर, देखिए जितना डीपीएस में क्वेश्चन है, जितना क्लास में हम लोग करते हैं, सारा क्वेश्चन एक बार फिर से उन्हीं पर बेस्ड होगा। अरे बोलो ना। बस मैं अब ये कर दूंगा कि जैसे मान लो यही क्वेश्चन मैं दूंगा और एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में क्रिएट करूंगा जिसमें हो सकता है मैं लेंथ की जगह टाइम लिख दूं, जा कि वो टाइम पर डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड, उस पर डिपेंड। तो इतना छोटा मोटा तो चेंज मैं कर सकता हूँ ना, तो यही भर होगा। अरे बोलिए ना। इसका मतलब है कि सारा डीपीएस, सारा क्लास का क्वेश्चन अगर आप करते हैं एकदम आप एलिजिबल है 100% नंबर लाने के लिए। तो कितने लोग 100% नंबर लेके आएंगे? वादा करिए, हाथ उठाइए, देख लो इस सबको। बस तुम ही दोनों बोल रहे हो कि 100% इस बार लेके आओगे। ये तुम लोगों का कॉन्फिडेंस है। क्या बात करते हो? सुनो, क्यों नहीं आएगा 100%? तो हाथ क्यों नहीं उठाया है? तो बोलने में क्या रखा है? हाँ, तो तुम मान लो तुम ब्याह करने जाएगा, तो पंडित जी जो हैं वो तुमसे 7 वचन बोलवाएंगे कि पैसा कमा के लाना है तो सारा ले जाके बीवी को दे देना, ऐसा कुछ बोले तो तुम उस समय नहीं बोलेगा? नहीं बोलेगा, उठ के भाग जाएगी कि अगर आज बोल नहीं रहा है तो कल निभाएगा कैसे? ये कौन सा बात हुआ? बोलने में क्या रखा है? हैं? मान लो पंडित जी मान लो पंडित जी नहीं बोलेंगे, मौलवी जी अगर बोलते हैं कबूल है कबूल है, वो नहीं बोलता है सामने वाला, ब्याह नहीं होगा। सारा जिंदगी बस वो बोलने भर में ही है। आपको बोलना पड़ेगा कबूल है, आपको वो 7 वचन बोलना पड़ेगा। क्या बोलते हो? नहीं बोलोगे? ठीक है, कोई बात नहीं है। हाँ सुनिए, तो ये हमने बी भी निकाल लिया। अब आप बताइए क्या बच गया? ए बच गया। तो जाहिर सी बात है इसको इक्वेट कराने से वो मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए माइनस कितना बच्चों? 3b माइनस सी इज इक्वल टू 0 ना है। अभी ए हमको निकालना है -3, बी की जगह पे रखेंगे -1/2 और माइनस सी की जगह पे रखेंगे, नहीं बोल रहे हो, 1/2 रखेंगे और बराबर 0 हो जाएगा। चलिए, ए प्लस 3/2 -1/2 इज इक्वल टू कितना? 0। हाँ बाबू 0। और ये 3/2 -1/2 मैंने 1.5 में से आधा गया, 1 बचा, 1 इधर जाएगा -1 होगा, तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया? -1। इज इट क्लियर? अब हमको पता चल चुका है कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, अरे बोलिए ना, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो समथिंग के टाइम्स एल का पावर कितना? ए का मतलब -1 ना रे बच्चों, बहुत ही बढ़िया। डेंसिटी का पावर कितना? बी, या बी का मतलब कितना हो गया? अच्छा, ये -1/2 है। और बताइए हाँ, इसमें कौन डेंसिटी है कौन पावर है? चलिए कोई बात नहीं है, मतलब डेंसिटी वाले में देखिए बिना रुके हुए ऐसा जाएगा, और इसमें है तो यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक टाइप का नहीं दिख रहा है, तो ये प्रेशर लिखा हुआ है। हाँ, तो प्रेशर का पावर कितना आएगा? 1/2 ऐसा आ जाएगा। अच्छा, ये जिन लोगों का पावर नेगेटिव है वो लोग कहाँ जाते हैं? नीचे जाते हैं। चलिए सीधा बैठिए। हाँ, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा समथिंग के टाइम्स, अरे बोलिए ना, के टाइम्स ये 1/L हो जाएगा, और ये प्रेशर का पावर 1/2 रहेगा कहाँ? ऊपर। लेकिन डेंसिटी का पावर 1/2 कहाँ चला जाएगा? नहीं, यू नो कि पावर 1/2 का मतलब रूट होता है, तब मिला जुला के ये कुछ ऐसा बनने वाला है के टाइम्स ना बाबू, और या के बाई एल क्या है तो कोई दिक्कत नहीं है, अंडर रूट पी बाई क्या, ऐसा रो आएगा। अब ये जब हम लोग साउंड पढ़ेंगे ना, साउंड नाम का एक चैप्टर पढ़ना, तो उसमें हम देखेंगे कि के की जगह पर हम लोग 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं। अरे बोलिए ना, क्या दिया हुआ है? ये क्या दे दिया है? 1 मिनट लाओगे?
तुम लोगों का क्या आया है? तो यही है सही। वो होता है कभी कभी, रहने दो, किसी को दिए होंगे। ठीक है, तो ऐसा करके हो जाएगा। अब इसमें सॉल्व किया होगा ना, तो गलती से ये जो L-1 आया है, ये गलती से कहीं 2 आ गया होगा। अच्छा, हमको समझ में आ रहा है, शायद यहाँ कहीं प्लस आ गया होगा, कहीं प्लस लिख दिया गया होगा, तो ये 2 नहीं हो जाएगा। मे भी वैसा कुछ हुआ हो। ये वाला आंसर सही है। ठीक है, तो ये कितने लोगों का आ गया था? ये आप लोग आ गया था। चलिए, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यानी ये सब आपको समझ में आ जाता है। हाँ, ठीक। आगे बढ़ें कि हम इसको दोबारा समझें? नहीं, दोबारा समझे, आगे बढ़िए सर। सुनिएगा, अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस के बहुत शानदार यूजेस हैं, अरे बोलो ना, लेकिन ये सब कुछ नहीं कर सकता है, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। आइए देखते हैं वो लिमिटेशंस क्या है। पहला कि दिस मेथड गिव्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट क्या? डायमेंशनल कांस्टेंट। सुनिएगा, 2 टाइप के कांस्टेंट्स होती हैं। एक कांस्टेंट जिनका कोई यूनिट नहीं होता है, लेकिन एक कांस्टेंट जिनका यूनिट भी होता है। जैसे काइनेटिक एनर्जी का अगर आप फॉर्मूला लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे हाफ mv², लेकिन आप ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लिख रहे हैं Gm1m2 ये हाफ क्या है? एक कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू हम अपनी इच्छा से नहीं बदल सकते हैं। कभी हमको मन करेगा तो क्या हम हाफ की जगह 1/4 लिख सकते हैं क्या? नहीं। हाँ, मास अपनी इच्छा से बदल सकते हैं। हम 5 kg ना लेके 10 kg ले लेंगे। हम स्पीड अपनी इच्छा से बदल सकते हैं, 10 मीटर पर सेकंड ना लेके 50 मीटर पर सेकंड। इस हाफ के साथ हम कोई फेर बदल नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ ये कांस्टेंट है। ठीक उसी तरीके से बताइए इस पूरे हाँ, शायद ये उन लोगों का लिस्ट आ रहा होगा जो लोग एब्सेंट थे एब्सेंट। ये लोग एब्सेंट थे और इन्होंने फाइन नहीं दिया है, बस एक आदमी दिया है। कौन है? बशरा खातून कौन है? क्या है? अच्छा, कौन है ये? तुम हो। बस वही एक फाइन दी है। गुड, वेरी गुड। बाकी लोग जो हैं, कौन है? विराज वैभव कौन है? तुम है। अदिति कुमारी कौन है? तुम है। ये कौन है? इश्मा है। स्पेलिंग यहाँ गलत लिखा हुआ है। कौन है? कौन है बताइए? तुम हो। और ये नवनीत मिश्रा कौन है? तुम हो। तो तुम लोग बिना फाइन दिए अंदर आ गए। तुम लोग को नहीं पता है कि फाइन दे के अंदर आना है? ये बात पता था? नहीं पता था? अच्छा, अगर नहीं पता था तो छोड़ देता हूँ, मैं आज ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा कि फाइन आपको बाहर देना। अब उतना हम लोग पास टाइम है कि इधर हम लोग फाइन इकट्ठा करें। हम टीचर हैं कि कंडक्टर हैं कि बैग लटका के आप भाड़ा बढ़ाइए, इसे करेंगे? मान लीजिए होंगे पिछले जन्म में कहीं, लेकिन इस जन्म में नहीं ना है, तो आपको फाइन देके चलिए। आज के लिए ठीक है, 20 रुपये आप दीजिएगा, लेकिन मैं ग्रुप में आज मैसेज डाल दूंगा। कल से आप आइएगा अंदर, फाइन उधर दे के अंदर आइएगा। ठीक है? हाँ, ठीक है। सुनिए, इधर देखिए। ओम देखो, इधर देखो। हाँ, मैं कह रहा था कि इस फॉर्मूले में कौन कांस्टेंट है? जी कांस्टेंट है। आप ये M1 M2 बदल सकते हैं, आप ये R बदल सकते हैं, लेकिन बदल सकते नहीं हैं आप क्या? जी की वैल्यू 6.67। जी का वैल्यू 9.8 होता है रे। मारेंगे इतना मार में रे। स्मॉल जी ना 9.8 मीटर पर सेकंड है। हाँ बोल, जी का वैल्यू कितना? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। सुनो एक मिनट, 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है, ये होता है। तो ये भी एक कांस्टेंट है। अब देखिए, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके, किसका यूज करके? हम ये वाला फॉर्मूला तो डिराइव कर सकते हैं। नहीं समझे आप? क्योंकि इसमें एक ऐसा कांस्टेंट है जो कि डायमेंशनलेस है लेकिन हम ये वाला फॉर्मूला क्या कहते हैं, ये वाला फॉर्मूला हम डिराइव नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ फोर्स जो है वो मासेस पर डिपेंड कर रहा है। फोर्स जो है दोनों मासेस के बीच के सेपरेशन पर भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन फोर्स एक ऐसे कांस्टेंट पे भी डिपेंड कर रहा है जिस कांस्टेंट का अपना खुद का डायमेंशन है। ओ माय गॉड,
जबकि मान लीजिए हमको अगर इसका फॉर्मूला डिराइव करना है तो हम क्या कहते हैं कि चलिए ठीक है, फोर्स जो है वो किन पे डिपेंड करता होगा, m1 पे, m2 पे और r पे। तो हम तो यही ना लिखेंगे कि फोर्स बराबर होना चाहिए समथिंग के, और क्या लिखेंगे m1 फिर m2, m1 का पावर a, m2 का पावर b और फिर r का पावर कुछ c। क्या लग रहा है? और जब हम दोनों साइड का डायमेंशन इक्वेट कराते हैं तो हम इस k का डायमेंशन क्या लेते हैं? आप समझ नहीं रहे हैं। हम k का डायमेंशन क्या लेते हैं? हम तो 1 ले लेते हैं। अब आप बताइए सही में ये जो कांस्टेंट आ रहा है वो डायमेंशनलेस है? नहीं, इसका अपना खुद का डायमेंशन है। नहीं समझे? इसका मतलब हुआ कि इस मेथड का इस्तेमाल करके हम कभी भी ये वाला फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते। वो कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग मान लेंगे कि काइनेटिक एनर्जी जो है, बोलो बच्चों, वो समथिंग k इंटू m का पावर a और v का पावर क्या है, b पर डिपेंड करता होगा। अरे यार, अब अगर हमको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आएगा तो हम क्या करें? काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होना चाहिए, बोलिए, वो इक्वल होना चाहिए इन लोगों के डायमेंशनल फॉर्मूला के, जिसमें k को तो हम इग्नोर करेंगे और m को m लिखेंगे, a लिखेंगे, और वेलोसिटी का क्या है lt माइनस 1 का पावर क्या है b लिखेंगे। बताइए एनर्जी का ml2t माइनस 2 होता है और ये हो जाएगा m का पावर a। अरे कुछ तो बोलो यार। l का पावर कितना b और t का पावर कितना माइनस b। ऐसा आ गया। अब बताओ a बराबर कितना आ गया 1 आ गया, और बताओ b बराबर कितना आ गया 2 आ गया। और इसको भी इक्वेट कराओगे तो b बराबर 2 आएगा। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर रखना है 1 है, यहाँ पर रखना है 2, यानी ये mv स्क्वायर हो गया। डिराइव कर लिया कि नहीं हमने? यानी काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो समथिंग k टाइम्स mv स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? और बात सही है, k की जगह पे 1/2 आया है। तो हम कभी भी डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके उन फॉर्मूलों को डिराइव नहीं कर सकते हैं जिन फॉर्मूलों में ऐसा कांस्टेंट आता हो जिसका अपना खुद का यूनिट होता हो। ओ माय गॉड, हाफ का कोई यूनिट नहीं है, लेकिन इस जी का तो यूनिट है ना, जिसका अपना खुद का डायमेंशनल फॉर्मूला हो। ऐसे फॉर्मूले विल नॉट बी डिराइव्ड। क्लियर है? तो वो चीज यहां बोला है, दिस मेथड गिव्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट डायमेंशनल कांस्टेंट। ऐसे कांस्टेंट जिनके पास डायमेंशन हो, उसका कोई इंफॉर्मेशन ये आपको नहीं देगा। सच एज यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन जी, या फिर और लिखा हुआ है ये प्लैंक्स कांस्टेंट जा। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट, हाँ, एंड वेयर दे हैव टू बी इंट्रोड्यूस। और ये कहां इंट्रोड्यूस्ड होंगी इनकी भी ये कोई जानकारी नहीं देगा। ठीक है, एक लिमिटेशन ये हो गया, एक कमी हो गई इसकी। ठीक है, अगला है न्यूमेरिकल कांस्टेंट k का भी हमको कोई यहाँ से आइडिया नहीं लगता है। जैसे देखिए, इतना तो हमने देख लिया था कि हाँ समथिंग k इंटू एम वी स्क्वायर होगा, लेकिन ये k कितना होगा ये हाथ जोड़ लेगा, हमको नहीं पता है, ये आप अपने से देख लीजिएगा। अरे बोलिए ना, इस मेथड का यूज करके इस k की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। तो वो भी बोल रहा है कि न्यूमेरिकल कांस्टेंट जो होती हैं जिनका कोई डायमेंशन नहीं भी होता है ना, फिर भी ये उसकी जानकारी आपको नहीं देगा कि 3 है कि हाफ है कि ई है कि 2 पाई है, ये आपको नहीं बताएगा। अरे बोलिए, तो ये भी हो गई इसकी कमी। अरे हो गया ना, ये भी कमी हो गई। अगला कहता है कि ये इस मेथड से हम कभी भी उन फॉर्मूलों को डिराइव नहीं कर सकते हैं जिनके बीच में प्लस या माइनस आता हो। ओ माय गॉड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड किस पर करता है? इनिशियल वेलोसिटी पे, एक्सेलरेशन पे और टाइम पे। अरे बोलो यार, तो हम तो ये ना लिखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो समथिंग k इंटू इनिशियल वेलोसिटी का पावर a, एक्सेलरेशन का पावर b। अभी ये भी a हो गया, ये भी हो गया, मैं तुम समझ रहे हो ना। और टाइम का पावर, हमको सपना थोड़े आएगा कि बीच में प्लस भी आता है, आप समझ नहीं रहे। कुछ ना कुछ ये दे ही देगा आपको। अरे सॉल्व करोगे तो ए भी कुछ आ ही जाएगा, बी भी कुछ आ ही जाएगा, सी भी कुछ लेकिन ये आ पाएगा क्योंकि इसमें बीच में क्या है। तो ऐसे फॉर्मूले जिनमें बीच में प्लस आता हो चाहे माइनस आता हो, वो फॉर्मूले हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके नहीं डिराइव कर सकते हैं। ये भी हो गई इसकी एक कमी। क्लियर है? तो मिला जुला के बहुत अच्छा है डायमेंशन, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है। ठीक है, कमी हो गई इसकी।
नहीं तो पता चलता है कि बस यही एगो चैप्टर पढ़ते पूरा फिजिक्स पढ़ लेते हैं। तो बोलो ना। हाँ, अगला है दिस इफ डायमेंशंस आर गिवन फिजिकल क्वांटिटी मे नॉट बी यूनिक सच एज मेनी फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशन। अब किसी का डायमेंशन दे दिया और तुमसे बोला कि बताओ ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, तो हम नहीं बता सकते हैं। बहुत सारी चीजों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, ये देखिएगा, ये देखिए, जैसे अब कोई भी एक उठाइए, हाँ ये लीजिए, कोई बोलेगा थोड़ा सा टी का पावर 2 है, हाँ ml-1 टी का पावर 2 किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है? तो बाबू ये प्रेशर का भी हो सकता है, ये स्ट्रेस का भी हो सकता है, ये यंग्स मॉडुलस का भी हो सकता है, शेयर मॉडुलस भी हो सकता है, ये मॉडुलस ऑफ एनी रिजिडिटी हो सकता है, ये इवन एनर्जी डेंसिटी भी हो सकता है। ओ माय गॉड। तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी का एक ही डायमेंशनल फार्मूला हो सकता है। यानी डायमेंशनल फार्मूला देख के हम नहीं कह सकते हैं कि ये किसका डायमेंशनल फार्मूला है। बोलो ना। इसमें सबसे फेमस है टॉर्क और वर्क आया होगा कहीं, इसमें नहीं है। टॉर्क और ml/t-2 देखो ना कहाँ है, इसमें नहीं ना है। 11, हाँ ये, अरे क्या हो रहा है, ये कहाँ भाग गया ऊपर। ml/t-2 ना बच्चों। मैं पूछूंगा ये किसका डायमेंशनल फार्मूला, तुम फटाक से बताओगे वर्क का या एनर्जी का। लेकिन ये टॉर्क का भी होता है। किसका होता है? टॉर्क का होता है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स को ही हालांकि टॉर्क बोला जाता है, लेकिन टॉर्क का भी होता है और वर्क का, और दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है लेकिन टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, और दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं है, दूर दूर तक कोई रिश्ता दोनों में नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो हम नहीं कह सकते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला किस फिजिकल क्वांटिटी का है, क्योंकि एक ही डायमेंशनल फार्मूला ढेर सारे फिजिकल क्वांटिटी का आ सकता है। ठीक है, तो ये भी एक कमी हो गई कि नहीं, बताइए ना। अरे बोलिए ना। हाँ, ये भी एक कमी हो गई। अगला कमी, द फिजिकल इक्वेशन इन विच 3 और मोर देन 3 वेरिएबल्स डिपेंडिंग अपॉन मास। 3 नहीं होना चाहिए, मोर देन 3 ही खाली होगा। 3 पर डिपेंड करेगा तो निकल जाता है, मोर देन 3 पर डिपेंड करने लगे तो नहीं निकलता है। सच एज क्या? मास, लेंथ एंड हाँ टाइम कैन नॉट बी डिड्यूस्ड बाय डायमेंशनल मेथड बिकॉज द नंबर ऑफ। चलिए मैं समझाता हूँ, पढ़ के तो आपको नहीं समझ में आएगा, मैं समझाता हूँ। मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी कुछ भी बोलिए, एगो फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताइए। वर्क कहा इन्होंने, वो डिपेंड करता है 4 लोगों पे। किस पर डिपेंड करता है? 4 लोगों पे। वो 4 लोग में कुछ कुछ बोलिए। मान लीजिए मास पर डिपेंड करता है, और बोलिए टाइम पर डिपेंड करता है, और बोलिए, अरे जरूरी है लेंथ ही बोलो, कुछ और बोलना। प्रेशर पर डिपेंड करता है, प्रेशर का पावर से। और अगर एक और चीज किसी और पे डिपेंड कर जाता हो, जैसे बोलो फोर्स पे, चलिए फोर्स पे डिपेंड कर जाता हो, तो 4 लोगों पे ना डिपेंड कर गया, नहीं डिराइव कर पाएंगे। क्या प्रॉब्लम होगा वो सुनिएगा। हम वर्क का तो लिख लेंगे कि ml/t-2 लिख लेंगे बच्चों, है ना। लेकिन जब हम इधर लिखेंगे ना, इधर लिखेंगे तो बताइए टोटल कितने वेरिएबल्स हो गई? 4। तो होगा कुछ m का पावर। अच्छा इसको सॉल्व भी किया जाए क्या? चलो सॉल्व भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। m का पावर कितना, जल्दी बोलो। t का पावर कितना भी। अब प्रेशर छोड़ दो, कोई कम दाम का लो, वेलोसिटी लो। अब प्रेशर कौन फोर्स पर यूनिट एरिया करता रहेगा, वेलोसिटी लो। तो वेलोसिटी ले लिया हमने LT-1 का पावर कितना हो जाएगा? c। अब फोर्स का तो याद है mLT-2 का पावर d। आप समझ रहे हैं? आप बताइए इधर से m का पावर टोटल कितना आएगा? तो m का पावर यहाँ से a मिलेगा और यहाँ से मिलेगा हमको a+d। तुमको समझ में आया क्या? चलो बताओ जल्दी कि l का पावर कितना मिलेगा? यहाँ से मिला c और यहाँ से मिलेगा c+d। तुमको बुझा रहा है? अब बताओ बच्चों t का पावर कितना मिलेगा? तो यहाँ पे b, यहाँ पे बाबू b, यहाँ पे -c और यहाँ से -2d। ये तुमको समझ में आया? अब तुम बता सकते हो हम क्यों इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हम क्या करेंगे, हम इसको इससे कंपेयर करेंगे। हम बोलेंगे a + d बराबर कितना? 1। हम इसको इससे कंपेयर करेंगे, बोलेंगे c + d बराबर 2। और बच्चों हम इसको कंपेयर करेंगे, इससे का मतलब हुआ b - 2c - 2d बराबर कितना? -2। हम नहीं सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ अननोन्स कितनी है? आप समझे ही नहीं। नंबर ऑफ अननोन्स कितनी है? कितनी है?
लेकिन इक्वेशन कितना है? तो आप ये बात जानते होइएगा, जितने नंबर ऑफ अननोन्स होते हैं कम से कम उतने इक्वेशंस होने चाहिए, अदरवाइज इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा। जा यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो 4 गो अननोन है, ए बी सी, इक्वेशन 3 है, सॉल्व नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं आप? तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर किसी चार या 4 से ज्यादा पे डिपेंड करे तो वो सॉल्व ही नहीं होगा। बोलो ना, तो बहुत सारा लिमिटेशन है इसका। भगवान नहीं है ये, है कि नहीं? शुरू में तो लग रहा होगा कि लग रहा है भगवान है, सब करके दे रहा है। अगला, इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन वेदर अ फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर और क्या। इसे हमको कहीं से नहीं पता चलता है कि ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी। उसका तो दूसरा ही हिसाब किताब है, उसमें तो हम डायरेक्शन वगैरह ना देखते हैं। अरे बोलो ना, ये भी एक लिमिटेशन हो गया। यहाँ पे दिया हुआ है कि बहुत सारी चीजों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। उनमें कौन कौन सी चीजें हैं? तो जैसे स्ट्रेन हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम तुमने सुना होगा, सुना है ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का क्या होता है? अच्छा, उसको आप लोग डिनोट कैसे करते हैं? अच्छा, आप लोग म्यू से डिनोट किए हैं बचपन, आखिर एन से डिनोट किए हैं? म्यू से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब तुम बताओ, ऊपर भी स्पीड है नीचे भी स्पीड है, कट कुट डायमेंशनलेस नहीं आ जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशनलेस होता है। देख लो ना क्या होता है। कहीं ऐसा हो गया है ये, m का पावर 0, l का पावर 0 और t का पावर भी कितना? रिलेटिव डेंसिटी, एंगल वगैरह हो गया, चाहे सॉलिड एंगल हो गया, फेज हो गया, फेज भी एंगल ही होता है, डिस्टेंस, समझ रहे हैं ना? सब डायमेंशनलेस होता है। इसमें से अभी हमको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, जो जिस चैप्टर में आएगा हम उसी समय उसका डायमेंशन देख लेंगे। क्या बोलते हो? जब आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे उस समय उसका डायमेंशन क्या आता है। लेकिन डायमेंशन निकालने तो अब हमको आ गया है ना। चलिए ठीक है, देखिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में ये चैप्टर सबसे आखिरी में पढ़ाया जाता है। 12th का सिलेबस जब खत्म हो जाता है ना, तब पढ़ाया जाता है। काहे? क्योंकि इसमें पूरा फिजिक्स आ जाता है। अरे बोलो ना, तुमको नहीं लग रहा है कि अगर तुम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तुम परमिटिविटी, तुम डिस्टेंस ग्रेडियंट अगर पहले से पढ़े होते जा, तो तुमको देखते देखते सब समझ में आता है कि हाँ सही बात है, सब डायमेंशनलेस होता है। बोलिए, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं है, एनसीईआरटी में पहला ही चैप्टर दे दिया है तो हमको देखना पड़ता है। बाकी इन दोनों का सेम होगा, मोमेंटम और इम्पल्स का सेम होता है। एक्चुअली चेंज इन मोमेंटम को ही इम्पल्स बोला जाता है। थ्रस्ट, फोर्स, वेट, टेंशन, बोलो, बताया था ना कि वेट इज अ काइंड ऑफ क्या? फोर्स। एनर्जी ग्रेडियंट, ये सब का सेम होगा। ठीक है, तो एक बार एक झलक आप बस देख सकते हैं, बाकी यहाँ से कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? चलिए ठीक है, अगला टॉपिक हमारा रहेगा मेजरमेंट, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे। हम लोग डीपीएस नंबर 12 कर लिए आप लोग।